विश्वास पर तो दुनिया कायम है महात्मा जी, और मेरा विश्वास है कि भगवान शिव सदैव मेरे द्वारा लगाए इस आसन पर बैठते हैं। अच्छा, कैलाश पर रहने वाले महादेव इतने मंदिरों को छोड़कर, इतने पूजा पाठ करने वाले पंडितों को छोड़कर यहाँ तुम्हारे आसन पर आकर बैठ गए, तो और संसार के बाकी भक्त तो पूजा व्यर्थ में ही कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें लगता है कि सचमुच महादेव इस आसन पर आकर बैठते हैं, तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? महात्मा जी, भगवान ला सकती, पर तुम्हें इस हालत में देखकर राजीव की आत्मा भी दुखी होगी। सब लोग मिलकर मेघना को समझाते हैं और मोहित के फैसले की सराहना करते हैं। मेघना की जिंदगी में फिर से एक बार रंग भर जाते हैं। एक विधवा बहू की शादी करके खुशियां मेघना की जिंदगी में फिर से दस्तक देती हैं। शंभुनाथ जी के परिवार में इन दिनों कुछ ज्यादा ही हलचल थी। आज सुबह से भी उनके यहाँ मेहमानों के आने का सिलसिला जारी था। बलिया वाली गोमती मौसी और हरिचंद मौसा, लखनऊ वाली शिखा बुआ और फूफा जी, पटना से नरेंद्र चाचा और लक्ष्मी चाची कब की आ चुकी थी। बस इंतजार था तो केवल दिल्ली में रहने वाले गोवर्धन मामा का। आखिर उनके सबसे लाडले भांजे अर्जुन की शादी जो तय हो गई थी। अर्जुन की माँ गोमती मौसी और शिखा बुआ के साथ बैठी है। अरे बेटा, तूने पता किया क्या? गोवर्धन मामा की ट्रेन कब तक आ रही है? ट्रेन 1 घंटे लेट है माँ, मुझे भी तो बेसब्री से उनका इंतजार है। गोवर्धन मामा की कोई औलाद नहीं थी। वो अर्जुन को अपने बेटे की तरह मानते थे। अर्जुन ने अपने कॉलेज की पढ़ाई अपने मामा के पास रहकर ही की थी। आज अर्जुन बैंक में अफसर है और वो इसका सारा श्रेय अपने मामा को देता है। उसके मामा भी बैंक में अफसर थे। जब वो उनके पास रहता था तो उन दोनों ने अर्जुन का बहुत ध्यान रखा था। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा किया, या यूं कहें कि माँ पापा के बाद मामा मामी को ही वो सबसे ऊंचा दर्जा देता था। अर्जुन पुराने दिन याद कर रहा था कि कैसे मामा जी सुबह सुबह पढ़ने के लिए उसे जगाते, कभी कभी तो खुद चाय बना कर लाते, उसकी पढ़ाई में हर संभव मदद करते। कॉलेज जाने के लिए उनकी दी हुई लाल बाइक तो उसकी फेवरेट थी। गाड़ी के आगे उसके मामा जी ने स्टिकर से अर्जुन लिखवाया था। उनके उस उपहार को देखकर तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि दरवाजे पर अर्जुन अर्जुन पुकारते हुए मामा जी दाखिल हुए। अर्जुन, ओ बेटा अर्जुन, जल्दी से अपने मामा के सीने लग जा बेटा। सुमन और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। सुरेश, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना फिर आप जानती हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेश, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन सुमन सबके साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं रह मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यही पास में ही कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। सुमन 1200 रुपए महीने का एक किराए का कमरा ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन, माँ जी, पारस माँ के साथ वृंदावन दर्शनों के लिए चला गया है। घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गूंजता रहता है। माँ जी, नितिन की 2 कमीजें दर्जी को ठीक करने के लिए दी थी, मैं लेकर आती हूँ। सुमन बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोच में डूबी थी, क्या करूँ? मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा। मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे, सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। नितिन का लौकी खाने का मन था, उस सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया, ये एक लौकी देना। अभी इनके आलू तोल लूं, फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हो गए। भैया, ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है? दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा मैडम जी। सुमन तराजू उठाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। भैया, कुछ तो शर्म करो, तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो। ना होगा, पर बुआ दादी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता।
तभी तो इन विधवाओं को लाई हूँ, ये मेघना को सब कुछ समझा देंगी। माँ, ये सब करना क्या जरूरी है? माँ, भाभी के साथ ये सब क्या हो रहा है? ये आजकल के बच्चे हमें बताएंगे रीति रिवाज। चलो तुम लोग मेघना को सफेद साड़ी पहना लाओ, फिर इसके सिर के बाल उतरवाने हैं। माँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। भैया के जाने की इतनी बड़ी सजा, इसमें इनकी क्या गलती है? आशा जी, मेरी बच्ची के बाल मत उतरवाइए, मेरी बच्ची ये सहन नहीं कर पाएगी। सब लोग चुपचाप मेघना के साथ होते अन्याय को देख रहे थे। मेघना को सफेद साड़ी पहनाकर चौकी पर बिठा दिया जाता है। नाई मेघना के बाल उतारने के लिए उस तरह निकालता है। बुआ दादी, क्या ये सब जरूरी है? अभी इसकी उम्र ही क्या है? अब किस्मत ही फूटी हुई है इसकी। विधवा योग था तो अब पूरी जिंदगी विधवा बहू बनकर ही रहना होगा। मेघना रोए जा रही थी। सब लोग उसके साथ ये सब होता देख रहे थे, पर कोई भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरी बच्ची मेघना, भाभी। मेघना बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। उसके आंसू सूख रहे थे। उसकी किस्मत का फैसला भगवान के हाथ में था। तभी मोहित तेजी से मेघना की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़कर घर के मंदिर की तरफ ले जाता है और मंदिर में रखे सिंदूर को मेघना की मांग में भर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया इस लड़के ने, विधवा बहू से शादी कर ली। चलो चलो यहाँ से, कैसे पापियों का घर है। मेघना मोहित को चाटा लगा देती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आशा, कहीं न कहीं मोहित ने जो किया है वो ठीक ही तो है। मेघना से शादी करके मोहित ने मेघना की जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। अभी उस बेचारी ने देखा ही क्या है। शायद आप ठीक कह रहे हो जी, हम भी तो ये सोच सकते थे, पर पुराने रीति रिवाजों के पल्ले में बंधकर आज एक बहू के साथ अन्याय कर रहे थे। मेघना, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ राजीव की यादें तुम नहीं। उफ उफ, कितनी जोरों की सुसु आई है। अगर जरा भी देर हुई तो यहीं निकल जाएगी। घर पहुँचने में तो भी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यहीं पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहरी का टाइम है, सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। शर्मिली जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, आहा, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही शर्मिली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। हे राम, इसीलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मजा आ रहा था। लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर शर्मिली वहीं पर सो गई। सुबह रौनक की जब आंख खुलती है तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी भी आ रही थी। ये सुसु जैसी गंदी बदबू हमारे रूम से कैसे आ रही है? नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये इस गबरू का काम हो। गबरू रौनक का पालतू कुत्ता है। रौनक उसे बहुत प्यार करता था, तो वही शर्मिली को वो फूटी आंख नहीं पाता था। वो अपना हर गुनाह गबरू के मत्थे मर देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रौनक ने गबरू को गुस्से में बहुत डांटा। गबरू, आजकल बड़ा ही शैतान हो गया तू। पहले तो कभी तू ऐसा नहीं करता था। अरे जब तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वहीं निपटा लिया करना। रौनक गबरू को डांट कर नहाने चला जाता है, लेकिन उस बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सजा मिल रही थी। उधर शर्मिली खुद से कहती है, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है, नींद में ही सुसु पोटी कर देती हूँ। ना जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। शर्मिली बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो जब 6 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सुसु पोटी करती आई है। ओहो, कितनी जोर की सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है। कौन बाहर जाए, और नींद भी बहुत जोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे। एक काम करती हूँ, इस बाजार से डायपर खरीद कर ले आई और रात को उसे पहनकर निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब रौनक ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसने अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली तो वहाँ पर रखा डायपर का पैक उसने देख लिया। वो शर्मिली से पूछता है, डायपर? अरे शर्मिली, ये एडल्ट डायपर किसका है? जी, ये आपके गबरू के लिए है। आजकल घर में हर जगह गंदगी फैलाए रखता है, जहाँ मर्जी सुसु पोटी कर देता है। वो अपने पति से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास शांति वहाँ पर आ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे कल तो इसने तुम्हारे बिस्तर पर ही पोटी कर दी थी। गबरू, क्या ये सब सच है? आप इससे क्या पूछ रहे हो जी?
ये कौन सा आपसे कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा? भले ही ये कुछ बोल ना पाए, पर झूठ भी तो नहीं बोलेगा। इंसान थोड़े ना है ये। शर्मिली हर रोज डायपर पहनकर सोती और अगले दिन सुबह जाकर उसे घर के पीछे नाली में फेंक देती। लेकिन एक रोज जब वो डायपर फेंकने गई तो एकदम से आंधी चलने लगी और वो डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसन के ऊपर जा गिरा। डायपर में पॉटी लगी हुई थी। पॉटी वाला डायपर देख तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम ओमवती था। उसकी शर्मिली की सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो डायपर देख चिल्लाते हुए कहती है, इस शांति को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकते हुए इसे शर्म नहीं आती। ओमवती शांति से लड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। शांति, अरे ओ शांति, क्या हुआ ओमवती, क्यों चिल्ला रही है? तुझे क्या लगा कि तू मेरे ऊपर पॉटी से भरा हुआ? अरे हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे? ये जरूर हमारे गबरू कुत्ते का काम है। हाँ, ये पक्का कुत्ते का काम है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? भला कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है? मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम लोग के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। इतना कहकर ओमवती वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर पहुँच जाती है। रौनक भी ऑफिस से घर पहुँच जाता है। पुलिस ने रौनक को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर शर्मिली ने अपना सारा दोष गबरू के ऊपर डाल दिया। ये सब सुनकर रौनक गुस्से में आ जाता है। गबरू, मैं तो तुझे बहुत सीधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकतें करके तूने मोहल्ले में